नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि सोलारा का रिजल्ट आने के बाद हमें देखने मिला है, सोलारा में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने मिली है और मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा इंडस्ट्री भी समझने की कोशिश की, इनके कॉम्पिटिटर को समझने की कोशिश की। तो इंडिया में इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आइबुप्रोफेन, उनका 30% मार्केट शेयर है, पर इनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है ग्लोबली। सबसे नंबर 1 प्लेयर है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इस कंपनी का नाम है आईएलसी। ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है और सिंपल रीज़न रहा है क्योंकि ये कंपनी में थोड़े रिस्क रहे थे, जिसकी वजह से मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। और एक टाइम था ऐसा कि इस कंपनी से काफ़ी अच्छे पैसे बने थे मेरे, क्योंकि ये 150 से फिर 800 वगैरह गया था। उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया था क्योंकि ये आइबुप्रोफेन की डिमांड इतनी सॉफ्टनेस हो रही थी और इस कंपनी का 50% रेवेन्यू आइबुप्रोफेन से आ रहा था, जो कि बहुत ही बुरा कंडीशन होने वाला था। और वो स्टॉक में देखने भी मिला था क्योंकि 800-900 से स्टॉक वापस 400 पे गिर गया था। सरप्राइजिंगली दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सोलारा के ये क्वार्टर के रिजल्ट बहुत खराब रहे थे, इसके भी खराब हैं इनके पास के कंपैरिजन में, पर इतने खराब नहीं देखने मिले हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हो रहा है आईएलसीपी में, और इससे थोड़ा हमें इंडस्ट्री के बारे में भी मालूम पड़ेगा। ये बहुत डिटेल एनालिसिस जैसे हम करते थे वैसा वाला नहीं होने वाला है, थोड़ा कंपैरेटिव होने वाला है। और ऊपर ऊपर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आईएलसीपी करता क्या है, उसके बिजनेस क्या है, और थोड़ा एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा इसका। तो चलिए इस कंपनी की शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसके एनालिसिस, इसके बिजनेस समझने के बाद इसके साथ। तो आईएलसीपी के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों, तो इनका जो है, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आइब्यूप्रोफेन के, और ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब इसके जो की स्टार्टिंग मटेरियल आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, ये खुद बनाते हैं। तो इनका 35% ग्लोबल मार्केट शेयर है, जो कि ये नंबर 1 पोजीशन इन्हें देता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सोलारा आता है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, इनका दूध केमिकल का बिजनेस है और एपीआई का बिजनेस है। तो केमिकल में अगर आप देखेंगे, इथाइल एसीटेट बनाते हैं, जिसमें इनके पास सबसे ज्यादा एक सिंगल लोकेशन पे बनाने की कैपेसिटी है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथाइल एसीटेट, सिंगल लोकेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग मटेरियल जो आईबीबी है, सिब्यूटाइल बेंजीन, उसमें भी अगर आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। 30% ग्लोबल मार्केट शेयर है। आप जानते हैं विनेती ऑर्गेनिक नंबर 1 प्लेयर है। एक और बात, सोलारा अब खुद बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, सिब्यूटाइल बेंजीन खुद बनाएगा, जो कि एक नेगेटिव हो सकता है विनेती ऑर्गेनिक के लिए। हालांकि उस कंपनी का एनालिसिस नहीं किया है मैंने, तो मैं बहुत नहीं बोल पाऊंगा, पर एक नेगेटिव न्यूज है उसके लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अराउंड 20 प्रोडक्ट्स कमर्शियलाइज किए हैं, अराउंड 8 इनकी पाइपलाइन में है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रही है कि ये कंपनी डेट बहुत ज्यादा हुआ करता था 2017 तक। अगर आप देखेंगे आइबुप्रोफेन की डिमांड की शॉर्टेज हुई तो इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा, क्योंकि ये नंबर 1 प्लेयर थे, कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, इन्होंने मार्केट सबसे ज्यादा गेन किया। और जो मार्जिन बढ़ गए उसका इन्होंने बहुत बेहतरीन यूज किया और कंपनी को डेट फ्री बना लिया। तो अगर आप देखेंगे Q1 2020 में, अगर आप देखेंगे FY21 बोल सकते हैं उसको, जब मार्च का क्वार्टर था, तब इन्होंने अपनी कंपनी डेट फ्री कर ली थी और उसी वजह से स्टॉक बहुत बेहतरीन रनअप किया था। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आइबुप्रोफेन की डिमांड कम हो गई और स्टॉक गिर गया। पर कंपनी ने उसका बेहतरीन फायदा ये उठाया कि कंपनी डेट फ्री हो गई। यहाँ अगर आप देखेंगे सोलारा के पास 800 करोड़ के अराउंड डेट है, डेट उनका काफी बढ़ गया, और यहाँ एक कंपनी है जो डेट फ्री है, नंबर 1 प्लेयर है। अगर आप देखेंगे आइबुप्रोफेन में, और बैकवर्ड इंटीग्रेट, इनकी पीक टाइम पे 50% अराउंड रेवेन्यू आइबुप्रोफेन से आती थी, जो कि एक रिस्क माना जाता था। अब आइबुप्रोफेन की डिमांड घट गई और प्राइसेस घट गए, तो इसकी वजह से वो कंट्रीब्यूशन काफी कम हो गया। ये मेजर अगर आप देखेंगे लो रेगुलेटेड मार्केट और इन डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते थे, अब ये यूएस और रेगुलेटेड मार्केट में भी इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अब बात, अगर आप जानते होंगे कि आइबुप्रोफेन में बीएसएफ काफी बड़ा प्लेयर हुआ करता था, उसके प्रोडक्शन बंद होने के बाद टेक्निकल रीजन की वजह से शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से सोलारा और अगर आप देखेंगे एलसीपी को बहुत फायदा हुआ था। अब उसकी कैपेसिटी वापस आ गई है, एक वो भी वजह रही है कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कंपटीशन इस डोमेन में काफी ज्यादा बढ़ गया। आगे देखेंगे दोस्तों, तो एक बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं, 35% ग्लोबल मार्केट शेयर है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन भी एक एपीआई है, जिसमें ये अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। 8 न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने नए लास्ट 2 साल में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, जिससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ा है इस क्वार्टर में, उसको भी देखेंगे हम। इसके अलावा तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो 8 कैटेगरी के लिए है। बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक, एंटी पैरेटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोलेस्ट्रॉल, अगर ये देखेंगे तो ऐसे 8 कैटेगरीज को ये कवर करते हैं। पर मेजर रेवेन्यू इनका इबुप्रोफेन से ही आता था, मेटफॉर्मिन से भी अभी काफी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, नए एपीआई से भी इनका थोड़ा रेवेन्यू आया है। तो इनका अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो इनका जो रेवेन्यू है 564 करोड़ का है, और रेवेन्यू अगर इनका कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू Q2 से ज्यादा है। इसके अलावा Q3 FY21 से भी रेवेन्यू ज्यादा है, और रेवेन्यू ऑलरेडी बढ़ा है। इसकी मेजर वजह रही है क्योंकि आइबुप्रोफेन की डिमांड डिक्लाइन हुई है, पर नए प्रोडक्ट्स से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। दूसरा, इनका जो इथाइल एसीटेट है उससे रेवेन्यू काफी ज्यादा है। उसमें इथाइल एसीटेट में कैसा होता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इथाइल एसीटेट की प्राइस बढ़ जाती है, तो रेवेन्यू बढ़ जाता है।
पर इसका मतलब प्रॉफिट्स बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आप इसका देखेंगे एबिटा नंबर 68 करोड़ का है, जो कि आप Q3 FY21 से कंपेयर करेंगे 165 करोड़ का था, वो नहीं है। इसकी वजह रही क्योंकि आइबुप्रोफेन का मार्जिन अच्छा था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर था, तब इनको बहुत अच्छे नंबर देखने मिल रहे थे। 160 करोड़ 140 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा था, अब 68 करोड़ पे आ गए हैं। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू केमिकल से बढ़ा है, इसलिए मार्जिन कम है और इसलिए एबिटा कम है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखेंगे 40 करोड़ का ही है। रेवेन्यू इसका ज्यादा है, 400 करोड़ का रन रेट अगर आप देखेंगे तो सोलारा में मिल रहा है, यहाँ 560 करोड़ 500 करोड़ के प्लस का है। फिर भी अगर आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे, एक्सेप्ट Q3 जो जब आइबुप्रोफेन बहुत चल रहा था, उसके अलावा Q2 वगैरह से कंपेयर करेंगे तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वगैरह बहुत कम है। प्रॉफिटेबिलिटी में ये कंपेरेबल है। इनका एक नेगेटिव है जो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनका जो Q3 FY22 में आप देखेंगे 54% रेवेन्यू केमिकल से आया है, इथाइल एसीटेट से आया है, 29% आइबुप्रोफेन से आया है और 17% नॉन आइबुप्रोफेन से आया है। तो यहाँ एक रिस्क था जो कंपनी का कि मेजर रेवेन्यू एक प्रोडक्ट से आता था, वो रिस्क अभी भी है, बस वो आइबुप्रोफेन से केमिकल में चला गया। तो रिस्क अभी भी है क्योंकि केमिकल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, मार्जिन उसकी बहुत कम है। और कंपनी का प्लान है वो केमिकल डिवीजन कंटिन्यू करेंगी, पर कोशिश रहेगी कि एपीआई बिजनेस को ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाए और उससे मार्केट और अलग अलग एपीआई से बेसिकली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आए। एक सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, पर रेवेन्यू इनका कोशिश रहेगा एपीआई बिजनेस से ही बढ़ाने का। तो कंपनी में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू जो कांस्टेंट रहा है, उसकी वजह रही है कि केमिकल डिवीजन काफी अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, पर उसकी मार्जिन बहुत कम है। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे इस कंपनी की काफी कम है, पर इतनी खराब सिचुएशन नहीं है कि लॉसेस बना रहे हैं जैसे सोलारा ने बनाया। और ये कंपेयर करेंगे Q3 FY21 से, तो एक टाइम था 47% इनका बस आइबुप्रोफेन से आ रहा था, 41% केमिकल से, 12% इनका अदर प्रोडक्ट से। तो अदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चीज है। अदर एपीआई से जो इनका 12% था वो 17% आया है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन, एक रिस्क जो था वो कम हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अच्छी बात है। पर बुरी बात ये है कि इनकी जो रेवेन्यू में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वो केमिकल है, इसकी वजह से इसके वैल्यूएशन थोड़े इंपैक्ट होते हैं। पर कंपनी की अच्छी बात क्या है, डेट फ्री है कंपनी और 350 करोड़ का कैश इनके बुक्स में पड़ा हुआ है। ये ईयरली 170 to 150 करोड़ का इनका प्लान रहा है कि कैपेक्स करेंगे, पर कुछ टाइम से इन्होंने कैपेक्स रोक के रखा है। और इसकी वजह रही है कि ये इंडस्ट्री में कैपेक्स करने में दिक्कत ये हो रही है कि अप्रूवल नहीं मिल रहा है, सेल नहीं हो रहे, कमर्शलाइज नहीं हो रहे। तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं पर फिर उनका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो एसेट यूटिलाइजेशन कम होने की वजह से कंपनी थोड़े सोच समझ के ही कुछ नए प्रोडक्ट्स में कमर्शियलाइजेशन के लिए टाइम ले रही है। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे आपने सोलार में देखा कि उन्होंने कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा कैपेक्स कर दी, पर वो सेल नहीं हुए और डिमांड सॉफ्टनेस हो गई, अप्रूवल नहीं मिला, तो उसकी वजह से डेट पोजीशन खराब हो जाती है कंपनी। हालांकि ये कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है आईएलसीपी में डेट का, जिसकी वजह से बहुत सालों तक लॉसेस बनाते रहे। इसकी वजह से ये थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों कि इनका स्क्रैप जैसा कोई बिजनेस नहीं है। हालांकि सोलारा में कम कंट्रीब्यूशन है, पर है वो बिजनेस और फ्यूचर उसका अच्छा है। दूसरा, सोलारा के पास एपीआई की पाइपलाइंस बहुत बड़ी है, आइबुप्रोफेन के अलावा इनके पास पाइपलाइन बहुत छोटी है। रिसेंटली ही नए नए एपीआई इनके बने हैं, तो वहां थोड़ा सोलारा। और दूसरी चीज, सोलारा अगर आप देखेंगे रेगुलेटेड मार्केट में मेजर सेल करता था, मार्जिन उसकी अच्छी थी। यहाँ पे ये नॉन रेगुलेटेड मार्केट में ज्यादा सेल करते थे, अब एंट्री कर रहे हैं रेगुलेटेड मार्केट में। डेट टू इक्विटी पोजीशन अगर आप देखेंगे FY17 से FY21 तक तो जीरो आ गई है। यहाँ देखेंगे 2.4x था, अभी जीरो पे आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है इनका, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्वांटिटेवली अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे पोजीशन अगर आप देखेंगे आईएलसीपी की फाइनेंशियली बेटर है सोलारा से। क्वालिटेटिवली अगर आप देखेंगे क्वालिटी वाइज, तो सोलारा के पास क्रैम्स है, उनका बस 30% ही रेवेन्यू पीक टाइम पे भी है, 30% ही रेवेन्यू आइबुप्रोफेन से आया है, ऐसा 47 जैसा नहीं आया है। उसके बाद उनके पास दूसरी जो पाइपलाइंस है एपीआईस की, वो काफी अच्छी है, तो वहां वो अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं इसका थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे, तो जैसे हमने सोलारा में देखा था रिसेंट फॉल के बाद 2200 करोड़ का वैल्यूएशन था, जो मुझे लग रहा है और फॉल आ सकता है, जिसका और नीचे जाएगा वो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2300 करोड़। तो कंपेयर दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे और सोलारा का वन ऑफ क्वार्टर इग्नोर भी करेंगे आप, तो 2300 करोड़ इसका वैल्यूएशन है और 2200 करोड़ उसका वैल्यूएशन है। क्वांटिटेटिवली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसकी पोजीशन अच्छी है, 350 करोड़ कैश है, डेट फ्री कंपनी है। पर इनके पास देखेंगे तो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर केमिकल है, तो वो एक थोड़ा लो मार्जिन प्रोडक्ट है। प्राइस अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैक्स में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी के फॉर्च्यून अगर आप देखेंगे 2020 से ही बदल गए एकदम, 170 150 करोड़ से ये अगर आप देखेंगे 170 रुपीज से ये स्टॉक एकदम पीक गया था 840 और वापस 400 पे आके सेटल हो चुका है। और शायद चांसेस है कि अब ज्यादा इससे डाउन नहीं जाए और उसी पे वो रुक जाएगी कंपनी। इसके क्वार्टर रिजल्ट इतने बुरे नहीं आए हैं। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट इसके देखेंगे तो 500 करोड़ का जो रन रेट था, ये कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली मैनेज करने की कोशिश की है, पर जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 150 करोड़ तक जाता था, वो डिक्लाइन होकर 55 करोड़ का आ गया। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है आइबुप्रोफेन की वजह से, क्योंकि उसकी सेल्स कम हुई है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है। और केमिकल बिजनेस ने इनकी रेवेन्यू मेंटेन करने की कोशिश की है, पर मार्जिन कम है, इसलिए वहां से
प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने मिली है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों इसके और सोलारा की कंपैरिजन अगर हम करेंगे क्वांटिटेटिवली, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू सेल्स अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 का है, क्योंकि 500 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट ये लेके चल रहे हैं और इनकी कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, 350 करोड़ कैश है ऑन द बुक्स है। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे क्वांटिटेटिवली तो आपको आईएलसीपी ज्यादा बेटर लगेगी सोलारा से आज के टाइम। सोलारा की बात करें दोस्तों, एक क्वार्टर इग्नोर कर दे जो एक लॉसेस वो बुक किया है और पर उनकी डेट पोजीशन खराब है, तो क्वांटिटेटिवली अगर आप देखेंगे तो कंपनी खराब लग रही है। पर क्वालिटी वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो उनके पास आईबीप्रोफेन के अलावा काफी अच्छी अच्छी एपीआई है। क्रैम्स बिजनेस है जो फ्यूचरिस्टिक है, उनका केमिकल जैसा बिजनेस नहीं है और आईबीप्रोफेन में भी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में जरूर आपको सोलारा से बेहतर लग सकता है एलसीपी। हाँ, मुझे लग रहा है सोलारा में थोड़े और करेक्शन आएंगे ये रिएक्शन के बाद। तो मुझे लग रहा है आज भी क्वालिटेटिवली अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर कोई देख रहा है तो सोलारा और एलसीपी अगर सेम वैल्यूएशन पे है तो सोलारा बेटर कंपनी है, तो उसमें एक्सपोजर लेना चाहिए क्वांटिटेटिवली। पर एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो आईबीप्रोफेन की वॉल्यूम डिमांड बढ़ रही है पर प्राइस सॉफ्टनेस है, अगर प्राइजेस बढ़ते हैं उसके तो ज्यादा बेटर प्लेयर कौन है वो खेलने के लिए, वो आईएलसीपी है, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इनका है, नंबर 1 प्लेयर है। तो आईबीप्रोफेन की जब डिमांड बढ़ी तो सबसे ज्यादा आईएल ही पड़ा है। तो आईबीप्रोफेन का अगर रिकवरी आपको राइड करना है तो उसके लिए आईएलसीपी बेटर कैंडिडेट है। पर ओवरऑल जो एपीआई डोमेन और क्रैंस बिजनेस का जो फ्यूचर अगर देख के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोलारा ज्यादा बेटर कंपनी है। पर जैसा हमने बताया है कि अभी थोड़ा हम इससे साइड में रहेंगे, वही सिचुएशन हमारी जो थी वही रहेगी पोजीशन की, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है सोलार में तो होल्ड करके रखेंगे और रिस्क नहीं बढ़ाएंगे उसमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि हालांकि हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में डबल हो सकता है अगले 6 महीने से 1 साल में, पर फिर भी हम रिस्क नहीं बढ़ाएंगे। जिनके पास नहीं है पोजीशन वो ऑब्वियसली वो रिस्क ले सकते हैं। तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस था दोस्तों, जो कैसा लगा ये एनालिसिस आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ऑन मोबाइल, जैसा आप जानते हैं और थोड़ा रॉकस्टार परफॉर्मेंस दे रहा है, काफी खराब कंपनी थी हमने जैसे बताया था, पर उसमें उम्मीदें थी और वो डिलीवरी हो रही है थोड़ी, उसका भी जल्दी ही हम एक Q3 अपडेट्स वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।